देख लो, आज हम दो राशियों की एक साथ बात करेंगे। एक दूरी और दूसरा क्या रहेगा, विस्थापन। दो राशि एक साथ डिफाइन करेंगे और इस बेस पे एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल छोटे से बड़े क्वेश्चनों तक, नीट लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। इसलिए इस डेफिनेशन को समझना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है। देख लो, दूरी क्या होता है। मैंने एक पथ बनाया, एक क्या, मैंने दो तीन पथ बना रहा हूँ। चलो, दो तीन पथ में मान लो मेरी पहला पथ क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप ही बना रहे हैं। पहला पथ ये है, ये ए और ये बिंदु क्या है, बी है। ठीक है। दूसरा मेरा पथ क्या है, यही बना रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा बनाए, बहुत बड़ा हो गया है। ये ए और ये क्या है, बी। एक दूसरा पथ ऐसे है, ओके। ये दो पथ हैं। मान लो एक जहाज ऐसे उड़ा, यहाँ से जहाज उड़ते उड़ते ऐसे गया, आकाश में घूमते घूमते ऐसे आया, फिर यहाँ चला गया। ये ए है और ये क्या है, बी। इस तरह जैसे मर्जी वो मूव करता है, ऐसे ऐसे जिस तरह मर्जी घूम के आया, यहाँ पे चला आया। यहाँ पे दो चीज़ें जानना इसका ज़रूरी है, क्योंकि दूरी तो ऑलरेडी दूरी, लेकिन विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। तो मैं ये कहूँ कि आखिर ये जो फिगर दिख रहा है, इन फिगर्स में दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, तो हम समझ लेंगे दूरी क्या होगा। ये देखो, मान लो मैंने क्या किया, यह मैंने एक वस्तु लिया और ये वस्तु ऐसे चलना शुरू कर दिया, ये, और चल के यहाँ आया। मैंने पूछा ये वस्तु चला कहाँ, तो आप बोलोगे ये वस्तु ने इस रास्ते पे चला, ऐसे ये रास्ते पे घूमते, ये घूमते फिर यहाँ पे चला आया। तो हमने कहा ये इस रास्ते की माप कितना है, तो आपने क्या किया, एक स्केल लेके आया या एक फीता लेके आया, और फीता लाने के बाद आपने इस रास्ते को माप लिया, बोला ये रास्ता 5 मीटर है। तो हम क्या कहेंगे, ए से लेके बी तक की दूरी कितनी मीटर है, 5 मीटर है। मैं ही ना बोलूँगा भाई, यही ना बोलेंगे। दूसरा मैंने ये देखा, हमने कहा कि एक वस्तु यहाँ ए से चलना शुरू किया है और बी पे गया है, तो वह वस्तु ऐसे भी गया है। जब ऐसे गया है तो उस वस्तु को 5 मीटर चलना पड़ा है। जब ऐसे करके गया है तो उस वस्तु को 7 मीटर चलना पड़ा है। और जब ऐसे सीधे चला गया है तो वस्तु को कितना मीटर चलना पड़ा है, 2 मीटर। हमने इस रास्ते की लंबाई मापा 5 मीटर, इसको मैंने मापन किया 2 मीटर, फिर मैंने इसको मापन किया तो ये कितना आया, 7 मीटर। तो 7 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर क्या है ये, तो आप बोलोगे यही क्या है, दूरी है। तो आपने दूरी को कैसे मापा, आपने कैसे दूरी को मापा, तो आपने ये कहा है कि जिस रास्ते पे वस्तु चला था मैंने उस रास्ते को माप लिया और बता दिया इतना दूरी है। बोलो भाई, यही ना हम मापते हैं। तो ये देख लो, ये ए और बी क्या है, ये गतिमान वस्तु है। ये क्या चीज है, तो इस गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई है ये, यही ना है भाई, तय की गई पथ की ये क्या दिख रहा है, लंबाई। ऐसी लंबाई का नाम क्या चीज है, दूरी है। आ रहा है समझ में। क्या दूरी में कोई निश्चित दिशा आपको दिख रही है, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि जिसमें परिमाण हो और दिशा नहीं हो वह कौन सी राशि होती है, अदिश राशि। और मैं पूछूं कि इसका मात्रक क्या होता है, तो आप बोलोगे दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो अब दूरी का अगर परिभाषा देना होगा तो क्या परिभाषा दोगे, बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में, क्या बोलेंगे हम,
किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। बोलो, समझ में आया? क्या बोलेंगे? दूरी का परिभाषा बताओ। किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अब देखो, दूरी का डेफिनेशन आप समझ गए कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। साथ में यह हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरी राशि पे बात करेंगे। दूसरा क्या है? विस्थापन। अब ये सुन लो, मैंने कहा कि एक वस्तु ऐसे ऐसे चलना शुरू किया है, लौट के वापस आ गया है। यहाँ पे मैं बोलूं कि ए से बी तक जाने का सबसे छोटा सा रास्ता क्या है? तो आप बोलोगे एक तो ये रास्ता ऐसे ऐसे चला गया, एक रास्ता ये है और दूसरा ये है कि मैं सीधे ऐसे चलाऊंगा। तो ये बताओ, ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन है? यही है, ये है कि ये वाला है? ये सीधा वाला है। यहाँ मैं बोलूं कि ए से बी तक जाने का रास्ता बताओ, तो बोलोगे एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ये भी क्या है? दूरी है। तो दो बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी मिलेगा, आ रहा है मेरी बात समझ में? जो सबसे न्यूनतम, यानी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी मिलेगा, उसी दूरी का नाम क्या पड़ जाएगा? विस्थापन। क्या नाम होगा बाबू? विस्थापन। समझ में आया? यानी ऐसे पकड़ के जाओगे, दूरी है, ये भी क्या है? दूरी है, ये भी क्या है? दूरी है। लेकिन सबसे छोटी इनमें दूरी कौन है? ये 2 मीटर। तो यही उसका क्या है? विस्थापन है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक ये रॉकेट था, ऐसे ऐसे घूमता हुआ गया, तो ये सब क्या चीज़ है बाबू? दूरी है। इन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम स्थिति ये वाला दर्शा रहा है, तो इसका नाम क्या है? विस्थापन है। तो विस्थापन का क्या परिभाषा दोगे? नहीं बोले, ये वस्तु की, गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है। ये गतिमान वस्तु यहाँ पे था, तो ये इसकी कौन सी स्थिति है बाबू? प्रारंभिक स्थिति। घूमते घूमते यहाँ पे चला है, तो ये कौन सी स्थिति है? इसकी अंतिम स्थिति। इनके बीच की ये न्यूनतम क्या चीज है? दूरी है। इस न्यूनतम दूरी का नाम क्या है? विस्थापन। आ रहा है मेरी बात समझ में? क्या नाम है बाबू? विस्थापन। तो विस्थापन एक कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। कौन सी राशि होती है भाई? सदिश राशि। और चूंकि विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, इसलिए इसका भी मात्रक क्या होता है? मीटर। तो अब बोलो, आप क्या परिभाषा दोगे दूरी और विस्थापन का? बोलेंगे किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के, दोबारा सुन लो क्या बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। बोलो, समझ में आया? यानी किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो सबसे छोटी सी दूरी होगी, उसका नाम क्या होगा? विस्थापन होगा। बोलो, क्लियर हो गया? क्या बोलो यार? तो ये चीज़ आपको समझ में आया? अब आपसे कोई परिभाषा पूछे दूरी का, तो क्या परिभाषा बताओगे? सिंपल, क्या बोलोगे? किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं और यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर होता है। अब देख लो दूसरा, विस्थापन का क्या परिभाषा दोगे? किसी गतिमान वस्तु के, ऐसे बोलेंगे, किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के
बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। और यह एक कौन सी राशि है? सदिश राशि। और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं यार? अब इस चीज से एक चीज क्लियर समझ में आ रहा है, ये बोलो, ये बताओ, विस्थापन बड़ा होगा कि दूरी बड़ा होगा? दूरी बड़ा होगा कि होगा नहीं होगा बाबू? जाहिर सी बात है, दूरी बड़ा हो रहा है और विस्थापन क्या हो रहा है? क्योंकि दो बिंदु के बीच की जो सबसे छोटी दूरी है उसका नाम क्या है? विस्थापन। यानी विस्थापन छोटा होगा और दूरी क्या होगा? बड़ा होगा। तो याद रखना कि जो दूरी होता है ये हमेशा किससे बड़ा होता है बाबू? विस्थापन की। समझते रहना मेरी बात ध्यान से। लेकिन अगर मान लो कोई गतिमान वस्तु ऐसे सीधे सड़क पर चल रहा है, मान लो ए से चलना शुरू किया, बी तक ये चला गया। क्यों भाई? मान लो यहाँ पे कोई ये गतिमान वस्तु है, ये एक सीधी सड़क पर ए से चलना शुरू किया, बी तक चला गया। तो मैं पूछूं दूरी कितना चला तो बोलोगे ए बी। विस्थापन कितना हुआ? तब भी ए बी, दोनों बराबर है ना भाई? ये बोलो यार। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो दूरी है ये किसके बराबर हो गया? विस्थापन के। नहीं बराबर हो गया भाई? यानी वस्तु का प्रारंभिक स्थिति क्या है? ए, और अंतिम स्थिति क्या है? बी। तो विस्थापन हो गया ए बी। और मैंने दूरी पूछा तो ए से लेके कहाँ तक चला? बी तक। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि जो दूरी है ये किसके बराबर हो जा रही है? तो दो चीजें समझ में आए कि जो दूरी होगा या तो विस्थापन के बराबर होगा। आ रहा मेरी बात समझ में? यहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो दूरी मिला ये किसके बराबर हो गया भाई? विस्थापन के। तो मैंने दो चीजें देखा, या तो दूरी विस्थापन के बराबर होगा, नहीं तो दूरी विस्थापन से क्या होगा? बड़ा होगा। लेकिन दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं होगा। क्या हमारी बात समझ में आया? ए बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है? तो वही लिखेंगे कि दूरी या तो विस्थापन से बड़ा होगा और नहीं तो इसके क्या होगा? बराबर होगा। बोलो समझ में आया? तो ये साइन याद रखना कि दूरी बड़ा या बराबर होगा किसके? विस्थापन के। बोलो क्लियर है इसमें? अब देखो, इसमें एक से गुणा करेंगे, मान में कोई परिवर्तन होगा? विस्थापन इधर गुणा में इधर आ गया तो ये दूरी ऐसे बट्टे क्या हो जाएगा बाबू? विस्थापन। कोई प्रॉब्लम नहीं है? ये देखो बड़ा या बराबर होगा किसके बाबू? एक से। बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसका मतलब कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होगा वह हमेशा एक से बड़ा होगा या इसके क्या होगा? बराबर होगा। समझ में आया? याद रखना कि दूरी ऊपर रहे और विस्थापन नीचे रहे तो इसका अनुपात एक से बड़ा या इसके क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अब इधर गुणा न करके हम इधर अगर एक से गुणा करें तो दूरी इधर गुणा में इधर गया तो भाग में। बोलो हो जाएगा भाई? तो अब देखो इधर क्या बचेगा? एक। तो एक बड़ा या बराबर होगा ये विस्थापन बट्टे क्या हो जाएगा बाबू? दूरी। अब देखो, अब क्या चीजें समझ में आया? यहाँ पे दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या इसके क्या हो रहा था? बराबर। एक से बड़ा हो रहा था। और यहाँ पे विस्थापन और दूरी का अनुपात किससे छोटा होने लगा? या तो एक से छोटा होगा, नहीं तो एक के क्या होगा? इसका मतलब कि दूरी ऊपर विस्थापन नीचे रहेगा तो इनका अनुपात एक से बड़ा या बराबर आएगा। लेकिन अगर विस्थापन ऊपर दूरी नीचे हो जाए तो इसका अनुपात एक से छोटा या इसके क्या होगा? बराबर। ये तुम्हें बहुत समझने वाली चीजें हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? बहुविकल्पी आ जाएगा कि दूरी तथा विस्थापन का अनुपात होगा। अब ऐसे ऑप्शन देगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1, 0, 1। तो क्या ट्रिक लगाओगे? दूरी और विस्थापन का अनुपात कहेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ऐसे विकल्प आपको दे देगा, कहेगा दूरी और विस्थापन का अनुपात होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन आर इक्वल टू 1। ऐसे ये बोलो यार। दूसरा, अरे ये वाला ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी यहाँ दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा होगा या दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से छोटा होगा, या इक्वल टू दे देगा 1, 1 होगा। और यहाँ चौथा दे देगा नो चेंज या कांस्टेंट, नहीं बदलेगा। तो क्या ट्रिक करोगे?
दूरी और विस्थापन का अनुपात ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये पहला सही हो जाएगा। बोलो समझ में आया। और ऐसा विकल्प दे देगा तो हमें हवे नहीं लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये सारी चीज़ें इसका दूरी और विस्थापन से रिलेटेड ये बेसिक कंसेप्ट है। अब आपको क्लियर हो गया कि दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा, कोई प्रॉब्लम है तो ये परिभाषा लिख लीजिए, फिर इस बेस पे अब एग्जाम्पल करना शुरू करेंगे। फर्स्ट नंबरिंग याद रखना, मैंने बोला एक वस्तु यहाँ पे था, मैंने इस वस्तु को ऊपर की ओर ऐसे उछाला, यहाँ पे, अब वस्तु ये यहाँ पे चला गया। और मान लो जब मैंने ऐसे वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, ये वस्तु ऐसे यहाँ तक गया, तो जहाँ तक गया उसका नाम क्या, वहाँ तक की दूरी कितनी है, d। और फिर ये वस्तु वापस चला आया। पहली बार मैंने फेंका और फिर वस्तु यहाँ से क्या हो गया, वापस चला आया। तो मैंने कहा इस स्थिति में इसका दूरी और विस्थापन क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। बोलो कितना कितना होगा, दूरी और विस्थापन बताओ। पहला नंबर, मैंने एक वस्तु को ऐसे ऊपर की ओर फेंका तो वस्तु कितना दूरी गया, d दूरी। फिर वापस आया तो कितना दूरी हुआ, d। तो एक d और एक d मिलके 2d, दूरी कितना हो गया, 2d। आप मोटरसाइकिल से यहाँ से पडरौना जाते हो 15 किलोमीटर, फिर जाके वापस चले आए तो 15 किलोमीटर, टोटल कितना हो गया, दूरी तो आपका 30 किलोमीटर हुआ ना। बोलो भाई, लेकिन विस्थापन कितना होगा। तो हम कहेंगे वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। देख लो, वस्तु पहले नंबर कहाँ पे था बाबू, यहाँ पे था। मैंने यानी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति ये है, आ रहा है मेरी बात समझ में। वस्तु को ऐसे फेंके फिर जाके यहीं पे चलाया, अंतिम स्थिति भी क्या चीज है, यही है ना बाबू। क्योंकि प्रारंभिक स्थिति भी वही है, फेंके तो वापस वहीं पे चलाया, तो अंतिम स्थिति भी वही है ना। तो क्या कोई इसके बीच दूरी मिल रहा है, नहीं। तो विस्थापन कितना मिल गया, 0। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। क्योंकि वस्तु का अंतिम और प्रारंभिक स्थिति दोनों सेम है, तो विस्थापन कितना हो गया। और मान लो वस्तु का अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक ये है, अगर अंतिम स्थिति ये होता तो बीच की दूरी मापते। अब देख रहे हैं कि प्रारंभिक वाला यही है, अंतिम वाला भी इसके ऊपर आ गया, तो क्या कोई दूरी मिलेगा, बोलो भाई। तो इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0। ये चीजें समझ में आया। दूसरा नंबर, ये दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। ये केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। एक वस्तु यहाँ से ऐसे फेंके, ये वस्तु यहाँ पे चला गया। मैंने A से फेंका, ये वस्तु कहाँ चला गया, B पे। मैंने कहा इसकी दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, बोलो तो। दूरी और विस्थापन, फटाफट आंसर बोलो। हम जानते हैं कि पूरा एक गोल अगर पथ होता है तो इस गोल पथ की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। हम आधा कर दिए तो सिर्फ कितना हो जाएगा, पाई आर। ये बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है। तो मैं बोलूं कि इसका दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, तो बोलो दूरी क्या बताओगे, बोलो। दूरी यहाँ से ये यहाँ तक चला, ये इसकी क्या है, दूरी। और सीधे चला गया तो ये क्या है, विस्थापन। क्योंकि ये बड़ा है तो दूरी, हाई वाला दूरी छोटा है तो इसका नाम क्या है, विस्थापन, है ना भाई। तो अब बोलो, जब दूरी की बात करेंगे तो ये मान लो ऐसे आधा वृत्त पे चक्कर लगा रहा है ना, तो अगर एक पूरा वृत्त होता तो 2 पाई आर होता, और आधा वृत्त है तो कितना हो जाएगा, पाई आर। तो दूरी कितना हो गया, पाई आर। विस्थापन कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, आर। तो ये भी कितना होता है, आर, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा आपस में बराबर होती है। तो विस्थापन क्या होगा, 1 आर और 1 आर, ऐसे आर प्लस आर बराबर क्या मिल गया, 2 आर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो दूरी कितना हो गया आपका, पाई आर। विस्थापन कितना हो गया, 2 आर। चीजें समझ में आ रही है ना। अब मैं थर्ड एग्जाम्पल आपसे ले रहा हूँ, ये और बेहतर एग्जाम्पल है, इसको समझोगे। ये देखो, ये तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल देखो, मान लो यहाँ पे एक घन है,
ओके। घन के भुजा की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर। मान लो एक कण यहाँ ए पे है, ये ऐसे चलना शुरू किया, यहाँ से ये चल के यहाँ गया, यहाँ से ये चल के यहाँ गया, फिर यहाँ से ये चल के यहाँ चला गया, ये बी पर। हमने कहा कि ए से लेके बी तक की दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, तो क्या बोलोगे? इसका दूरी और विस्थापन बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ। पहला नंबर, इसके भुजा की लंबाई कितनी होती है, ए, तो ये भी क्या होगा ए और ये भी क्या होगा ए, तो इसका दूरी कितना होगा, एक ए, ऐसे ए प्लस ए बराबर क्या होगा, 3a। बोलो समझ में आया? अब मैं पूछूं इसका विस्थापन कितना होता है, तो आप बोलोगे हम सीधे रास्ता तान देंगे, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यही इसका क्या होगा बाबू, विस्थापन होगा, क्योंकि ए से लेके बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही ना है कि सीधे हम भाग निकलेंगे। तो ये ए बी इसका क्या चीज़ बन गया, विस्थापन। तो इसका विस्थापन का मान क्या होगा, तो याद रख लेना, ये बड़ी यूज होने वाली चीज़ें हैं। मान लो ये घन है और घन का विकर्ण इक्वल टू होता है √3 × a। कितना होता है बाबू, √3a। क्या होता है भाई, √3a। किसका विकर्ण, घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, √3a। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो इसका मतलब कि आप विस्थापन कितना हो जाएगा, √3a। मैं तुम्हें प्रूफ करके ला रहा हूँ √3a कैसे आता है। आ रहा है मेरी बात समझ में? मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ ये चीज़ें कि तुम्हें किसी चीज़ की कन्फ्यूजन इसमें ना हो। ये देखो थोड़ा सा ये नोट में ये चीज़ें समझ लेना। वेक्टर का ये रूल होता है कि जिस दिशा में हम चलें, अगर वेक्टर की दिशा वही है तो दूरियां प्लस में लेंगे, और जिस दिशा में हम चलें वेक्टर की दिशा उल्टा हो जाए तो दूरियां किस में ले लेंगे, माइनस में, और उन सभी का योगफल बराबर लिख लेंगे 0। फिर सुन लो, जिस दिशा में हम चलें अगर वेक्टर की दिशा वही हो तो हम उन चली गई दूरी को प्लस में लिखेंगे, और वेक्टर की दिशा विपरीत हो जाए तो चली गई दूरी को किस में लिख लेंगे, माइनस में। चीज़ें समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? तो यहाँ देखो, चाहे उससे आसान तरीका एक और सीख लो। भाई हमें ए बी की लंबाई निकालनी है ना, तो पहले ए बी का समीकरण लिखना पड़ेगा। वेक्टर इसका क्या होगा, ए बी, वेक्टर ए बी का मान कितना होगा, ये देखो। तो वेक्टर ए बी जाने के लिए हम ऐसे ऐसे गए हैं ना, समझ में आ रहा है? तो देखो पहले हम यहाँ देख लो, मैंने तुम्हें बताया था कि अक्ष 3 होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष पे हम घटक कैप आई लेते हैं, और वाई अक्ष पे कैप जे, और जेड अक्ष पे कैप के लेते हैं ना भाई। तो मान लो हाई एक्स वाला है तो इस पे यूनिट वेक्टर क्या लेंगे, आई, वाई वाला है तो जे, और ये जेड वाला है तो क्या लिखेंगे, के। बोलो समझ में आया? तो अब देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए बी का ये आंसर आपका हो गया है। यानी √3a इसके विकर्ण की लंबाई कैसे होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपके नॉलेज में ये चीज़ें रहेंगे। अब पहले ए बी का इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कैप आई प्लस क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कैप क्या हो जाएगा, जे। लेकिन यहाँ देखो वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे, इससे ये उल्टा हो गया ना, तो माइनस में हो जाएगा वेक्टर ए इंटू कैप क्या हो गया, के। बोलो कोई प्रॉब्लम है? अब इसकी लंबाई निकालना होगा तो अंडर रूट में इनके गुणांकों का वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे ए बी की लंबाई निकालनी होगी ऐसे, तो ये अंडर रूट में आई, जे और के गुणांक का वर्ग हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए का स्क्वायर प्लस यहाँ भी ए का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3a²। ए 2 बार है तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा तो करनी में। तो देखो a√3 आ गया, आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो अब बता दिए ना कि ये चीज़ें आपको आया कहाँ से, बोलो भाई। अगर ऐसे नहीं आएगा तो हम ऐसे निकाल लेंगे। तो अब क्लियर हो गया कि घन का विकर्ण की लंबाई क्या होती है, a√3। प्रॉब्लम खत्म है इसका। अब चलो इसके बाद भी हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी की बहुत सारी हमको एग्जाम्पल हमें यहाँ सीख लेनी है। ओके, अब देखो मैं थोड़ा सा और इस पर बात करूँगा। मैं तुम्हें एक बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक ये बता रहा हूँ, बेस्ट शॉर्टकट ट्रिक। और ये ट्रिक कैसे आता है तुम्हें जीवन में कभी नहीं भूलना है। सबसे शॉर्टकट ट्रिक, फौरन आप देखते ही दूरी निकाल लोगे, विस्थापन में गड़बड़ हो जाओगे।
तो विस्थापन निकालने का सबसे बेस्ट तरीका तुम्हें आज बता रहे हैं, और तुम आसानी से उसको डेरिवेट करके भी ला लोगे, कोई तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें तुम्हें समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये तुम्हें एक भी नहीं लगाने पड़ेंगे, एक बार में ही इस चीज़ को आप सीख जाओगे। क्लियर हो गया? अब देखो मैं कैसे ये सिखा रहा हूँ। हमारे पास मान लो ऐसे एक सर्कल है, ये इस तरह, इसका सेंटर O है, इसकी ये त्रिज्या कितनी R, तो ये भी त्रिज्या क्या होगा R। मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, तो इसका विस्थापन पूछेंगे तो यही ना होगा, और यहाँ पे कोण कितना बन रहा होगा थीटा, तो इस विस्थापन का मान कितना होगा ये निकालना होगा। तो क्या तरीका है इसको निकालने का, हमारे पास क्या तरीका है ये देख लो। आप बता सकते हो क्या तरीका होगा? बहुत आसान तरीका है। इसमें ये देख लो, वेक्टर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम एक फार्मूला लगाते हैं, और वो फार्मूला शायद आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा। इस AB का मान निकालने के लिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं, ये AB इक्वल टू फैक्टर ऐसे अंडर रूट में ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस ये R का स्क्वायर प्लस 2R इंटू कॉस थीटा। अब कहोगे ये नया राशि कहाँ से आ गया, है कि नहीं भाई? ये नया राशि है, तो इसीलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ और उस नए राशि के बारे में थोड़ी सी परिचय करा दूँ आपसे। हमारे पास एक वेक्टर इधर A है, दूसरा वेक्टर यहाँ पे एक B है, और इसके बीच का कोण कितना है थीटा। तो इन दोनों वेक्टरों का अगर ये परिणामी निकालना होगा, इसका नाम AB रख दें, तो इसका अगर AB रख दे रहे, इनके बीच की दूरी D। अगर इस दूरी D का मान निकालना होगा, इस दूरी D का मान, तो कैसे निकालेंगे देख लो। इस दूरी D का मान निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस हो जाएगा B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू क्या होता है कॉस थीटा। ये वेक्टर में आप पढ़ोगे, समझ में आया? सुन लो भाई, ये फार्मूला होता है हमारा कि मान लो हमारे पास अगर दो वेक्टर दिए हैं, समझ रहे हो मेरी बातें? जैसे एक वेक्टर A दिया हो और दूसरा वेक्टर क्या दे दिया हो B, और इनके बीच का कोण कितना दे दिया हो थीटा, तो इन दोनों का ये तीसरा वाला जो वेक्टर होता है ये रिजल्टेंट होता है, इनका परिणामी होता है, जो इन दोनों के योगफल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस D का मान निकालने का क्या फार्मूला होता है, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी A प्लस B का होल स्क्वायर वाला टर्म याद रख लेना ना यार। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, अगर इनके बीच थीटा कोण बनाए तो क्या लगा लेंगे कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्यों नहीं साइन थीटा लगा लिए, तो आप बोलोगे क्योंकि क्षैतिज घटक के साथ थीटा कोण बनाया, तो क्षैतिज घटक क्या होता है कॉस थीटा, इसलिए लगाया कॉस थीटा। बोलो समझ में आया? इसका परिणामी निकालने का फार्मूला आपको आ गया? क्या फार्मूला आया बोलो तो? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB इंटू कॉस थीटा। इसमें एक राशि और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है यार, जानते हो क्या? इसमें एक आता है लास्ट में 1 प्लस कॉस थीटा। तो तुम्हें त्रिकोणमिति फर्स्ट हाई स्कूल में पढ़े हो तो ये मान याद रखना, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कभी मत भूलना तुम, जीवन में नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा आता है लास्ट में, तो उसके जगह पे तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आया? ये चलो ये बात की बातें हैं, हम लोग इस पे बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल अगर इसका मान निकालना होगा तो बताओ। मान लो एक ये वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर क्या हो गया ये हो गया, बीच का कोण क्या हो गया थीटा। तो इस AB की अगर लंबाई कितना मान ले D, तो इस D का मान निकालना होगा तो क्या निकलेगा बोलोगे आप? पहले ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर, फिर प्लस R स्क्वायर, फिर प्लस 2R इंटू क्या हो जाएगा R इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बोलो क्लियर, समझ में आ गया? अब देखो ये D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एक R स्क्वायर मिलके 2R स्क्वायर, अब प्लस ये भी क्या हो गया 2R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो अब देखो ये D बराबर क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर 2R स्क्वायर कामन ले लेंगे ना। जैसे ही 2R स्क्वायर कामन लेंगे दोनों जगह से 2R स्क्वायर खत्म हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, और यहाँ से 2R स्क्वायर निकल गया, क्या बचा है कॉस थीटा। देखो 1 प्लस कॉस थीटा आके रुक गया ना यहाँ पे, यही प्रॉब्लम करता है। तो D बराबर देख लो
ये हो जाएगा 2r² इंटू है 1 प्लस कास थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना यार। तो अब बोलो ये d बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में है 2 दूनी के 4, ये r² और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा भाई। अब जिसका जोड़ी लग रहा है उसको हम बाहर कर लेते हैं। तो ये d बराबर देखो है 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, r² का वर्गमूल r और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का वर्गमूल साइन थीटा बाई 2, क्योंकि जोड़ी लग जाएगा तो बाहर निकल जाएगा ना। ये बोलो यार, तो इसका मतलब साइन थीटा बाई 2 2 बार है तो एक बार बाहर निकल गया। तो आसान तरीका, आप तुम्हें बस एक ही फार्मूले याद रखना है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 वेक्टर दिए हैं, इनके बीच कोई कोण दिया है तो इनका विस्थापन पूछेगा, तो इस d का डायरेक्ट मान निकालने का फार्मूला निकल गया। क्या बाबू 2r इंटू क्या मिल गया साइन थीटा बाई 2। बोलो समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? डायरेक्ट निकालने का ये तरीका मिल गया। तो अब देखो इस बेस पे कुछ एग्जांपल्स भी ले रहे हैं, ले लें एग्जांपल्स। ये बोलो भाई, चलो ले रहे। ये केंद्र O है, इसकी ये त्रिज्या r, ये त्रिज्या r, ये वाली दूरी d है। इसका विस्थापन निकालो कितना होगा, AB का विस्थापन कितना होगा। तो आप बोलोगे AOB तो इसका दूरी है, तो A से B तक जाने का सबसे छोटा रास्ता यही ना है, तो यही क्या चीज़ है विस्थापन है। तो कह रहा है इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। बोलो विस्थापन का मान कितना निकलेगा। यहाँ विस्थापन को किससे लिखा गया बाबू D से, D का मान क्या होगा। तो अभी देख लो, पहला नंबर ये कि ये अर्धवृत्त है, ऐसे आप और कर दो तो ये अर्धवृत्त में कोण बना है ना। अच्छा वैसे नहीं है तो ये देखो ये परस्पर कितना डिग्री के एंगल पे है बाबू 90 डिग्री है ना भाई। तो अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा है, अगर 2 त्रिज्याओं के बीच में बना हुआ कोण थीटा हो तो उसका विस्थापन ज्ञात करने का क्या फार्मूला है। तो आप बोलो क्या फार्मूला है 2r इंटू साइन थीटा बाई 2 है ना भाई। तो ये हो गया 2r इंटू साइन थीटा का मान कितना दे दिया है 90 डिग्री, अब बाई हो गया 2। तो ये हो जाएगा 2r साइन 90 में 2 से भाग देंगे 45 होगा, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना भाई। ए बोलो यार। तो अब देखो ये हो जाएगा, ये ऊपर हो गया 2r इंटू 1/√2। चूँकि रूट को हम नीचे नहीं रखते हैं इसलिए √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे ना। तो ऊपर ये देखो क्या होगा 2r और √2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा √2 और √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 से 2 खत्म हो गया, क्या मिल गया √2 इंटू क्या हो गया r, आंसर हो गया। बोलो समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर एक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो r और एंगल कितना डिग्री हो 90 डिग्री, तो इसका विस्थापन कितना होगा, ये ना विस्थापन है, तो इसका विस्थापन कितना निकल गया √2r। ये सब कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन है, आसानी से आप कैलकुलेट करोगे। ये सेकेंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये इस बेस पे पहला एग्जाम्पल, ये इस बेस पे दूसरा एग्जाम्पल। एक यहाँ पे हमारे पास एक वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसकी रेडियस r, ये भी रेडियस क्या हो गया r, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री। तो A और B का विस्थापन कितना होगा, सॉरी इसका विस्थापन कितना निकालोगे बोलो आप, इसका विस्थापन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस विस्थापन को, यही वाला दूरी विस्थापन होगी ना, किसी वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी विस्थापन, तो यही दूरी विस्थापन होगी। तो इस विस्थापन को किससे लिख देंगे d से। अब d का मान निकालने का क्या फार्मूला है आप बताओ खुद ही। d इक्वल टू क्या फार्मूला है आपका 2r इंटू क्या मिल गया साइन थीटा बाई 2 निकल गया। तो ये क्या हो गया 2r इंटू साइन, या थीटा है, थीटा की जगह पे 120 डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है मेरी बातें। तो ये हो जाएगा 2r इंटू साइन 120 में हम 2 से भाग देंगे 60 हो जाएगा। तो ये हो गया 2r साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। 2 से 2 खत्म, क्या मिल गया इसका विस्थापन √3r, अंडर रूट पहले r बाद में, तो √3r आंसर हो गया। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो क्या इस तरह के अब जो भी क्वेश्चंस आएंगे बीच में एंगल दिया होगा तो क्या इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, आपको फटाफट निकलता जाएगा। तो ठीक है इसको आप लिख लीजिए। बीच में एंगल ना दिया हो, एंगल का मान तो विस्थापन नहीं निकल पाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ देख लो उसी बेस पे एक ये भी एग्जाम्पल है कि r त्रिज्या का यह एक पहिया है और ये किसी सड़क पर लुढ़क रहा है।
सुन लो मेरी बात ध्यान से, प्रश्न को समझ लो क्या कह रहा है। कह रहा आर त्रिज्या का एक पहिया है और किसी सड़क पर ये क्या हो रहा है, लुढ़क रहा है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। तो इस स्थिति में बिंदु P पर कह रहा है, बिंदु P पर क्या ज्ञात कीजिए, विस्थापन ज्ञात कीजिए। कब, जब पहिया सड़क पर आधा चक्कर लुढ़के तब। जाहिर सी बात है, हम जानते हैं कि अगर कोई ऐसा एक गोल पहिया होता है, गोल पहिया, तो इस गोल पहिए की लंबाई कितनी होती है, 2πr। तो जब वह पूरा एक चक्कर घूम जाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 2πr, और जब आधा चक्कर घूमेगा तो πr। जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पहिया ऐसे आधा चक्कर घूमा है तो ये P नीचे था, जब आधा चक्कर घूमेगा तो ये P कहाँ चला गया, बोलो समझ में आया। तो जब आधा चक्कर घुमा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया है, ये πr। कितना तय किया है भाई, πr। इतना समझ में आ रहा है ना। अब मान लो पहले ये बिंदु P नीचे था, जब आधा चक्कर ऐसे घूमेगा तो P कहाँ चला गया, ऊपर। तो अब इसका नाम क्या रख दे रहा है, P'। तो मान लो ये त्रिज्या r है, तो ये वाला मैं पूछूं तो ये भी कितना बोलोगे, r बोलोगे। तो बोलो भाई टोटल कितना हो जाएगा, 2r। कितना होगा बाबू, 2r। r स्क्वायर नहीं, टोटल कितना होगा, 2r। समझते रहना ये लड़के। इसका मतलब कि अब कुछ हमारा फिगर ऐसे बन गया, यहाँ P है, ये क्या चीज़ है, πr, और ये वाला हमारा एक r और एक r मिलके क्या हो गया, 2r, और ये बिंदु क्या है, P'। तो कह रहा है बिंदु P का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो ये बताओ बिंदु P का विस्थापन का मतलब बिंदु P प्रारंभ से अंत में कहाँ पहुँच गया, वहाँ तक की न्यूनतम दूरी विस्थापन होगी ना। बोलो भाई, तो P और P डैश के बीच की न्यूनतम दूरी, बोलो यहाँ से ऐसे जाएंगे तब होगा कि ऐसे सीधे ऐसे जाएंगे तब होगा, तो यही नहीं इसका विस्थापन हुआ। तो इसका मतलब यही वाला इसका विस्थापन क्या करना है, निकालना है। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है या बोलो यार। तो इसमें हमको 4 ऑप्शन दे देगा। पहला ऑप्शन हमारा कितना दे देगा, ऐसे देगा π/r। दूसरा ऑप्शन दे देगा r और अंडर रूट में दे देगा π²+2। हमारा तीसरा ऑप्शन दे देगा r और अंडर रूट में दे देगा π²+4। और चौथा ऑप्शन सिर्फ कितना दे देगा, r। बोलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसे ही ना हमारी परीक्षाओं में आते हैं ऑप्शन, कौन सा सही है। तो आसान तरीका, ये एक समकोण त्रिभुज है भाई, तो समकोण त्रिभुज में विस्थापन यही ना है। इस विस्थापन को किससे लिख ले रहे हैं, d से। तो समकोण त्रिभुज में पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, यही ना होता है। या कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो बोलो इसमें कर्ण का मान क्या है, d। तो d का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये πr का ऐसे स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, ये 2r का स्क्वायर हो जाएगा। इस बर को इधर भेज देंगे तो करणी बन जाएगा ना। तो करणी में क्या हो जाएगा, ये πr का ऐसे स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो अब बोलो ये d बराबर क्या हमारा मिल जाएगा, ये अंडर रूट में आई इसका कोष्टक हटाएंगे तो क्या होगा, π²r² अब प्लस इसका कोष्टक हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4r² हो जाएगा। तो ये देखो d बराबर अंडर रूट में तुम्हें कुछ ये कॉमन दिख रहा है, r² कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ π²+4 बचेगा ना। भाई r² 2 बार है, ये गुणा में है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। तो बोलो अंडर रूट में क्या बच गया, ये π²+4। बोलो हमारा विकल्प कौन सा सही है, तीसरा। बोलो क्लियर हो गया। तो ये इस तरह से है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन नीट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से है। कोई दिक्कत हो तो आप इसको बताओ, लगा लोगे क्या नहीं, क्योंकि अगर ये गुणा में रहता तो पाई भी एक बार बाहर हो जाता, 4 का वर्गमूल 2 हो जाता, लेकिन जब ये प्लस में है तो इसका वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा। ओके, अब ये एक चीज और है बाबू, एक चीज और है, कह देगा इसकी दिशा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दिशा। तो दिशा का मतलब झुकाव, क्या ज्ञात करना है, इसका झुकाव। तो याद रखना यहाँ वाले कोण को हम क्या मान लेंगे, थीटा। तो यहाँ वाला कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखो है लंब का मान पता है और किसका मान पता है, आधार का। ये लंब और ये क्या हो गया, आधार। तो जब दिशा कहेगा तो हम tan थीटा का मान निकालेंगे, किसका बाबू। तो tan थीटा बराबर क्या सूत्र है, लंब बटे आधार।
तो ऊपर हो जाएगा 2r बट्टे नीचे क्या हो जाएगा पाई r। और r से r खत्म हो गया तो tan थीटा का मान क्या निकल गया 2/पाई। क्लियर हो गया। अब देखो tan को जब बराबर के इधर भेज देंगे तो है थीटा बराबर, जब tan बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा tan इनवर्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/पाई। तो अगर डायरेक्शन पूछेगा तो ये निकाल लेंगे और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, लिख लो ये।